नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महाकालेश्वर मिश्र अथर्व लॉ पॉइंट इंदौर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग बातचीत करेंगे आपका अविनियमित निरपेक्ष स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 के बारे में। ये 2019 में एक एक्ट आया है जो बेसिकली जो है तो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम को प्रॉपरली जो है तो रेगुलेट करता है। अब ये अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम है क्या? तो जैसा कि आप लोगों ने सुन रखा होगा कि चिट फंड कंपनियां बहुत सारी ऐसी आती हैं और छोटे मोटे गरीब लोगों के बहुत सारे पैसे को स्कीम के नाम पर, विभिन्न स्कीम के नाम पर जमा करवाती हैं और रातों रात गायब हो जाती हैं। तो जब ऐसी चिट फंड कंपनियों के फ्रॉड देश में बढ़ने लगे तो उस पर्टिकुलर इस प्रकार से यानी कि जो डिपॉजिट स्कीम है अवैध रूप से चलने वाले इलीगल डिपॉजिट स्कीम पर लगाम लगाने के लिए तथा जो प्रॉपर लीगल जो वैध रूप से डिपॉजिट स्कीम है उसको रेगुलेट करने के लिए इस एक्ट को बनाने का प्रयास किया गया है और आपके सामने लाया गया है। चूंकि एडीपीओ जब दोबारा अमेंडमेंट हुआ है तो प्रमुख रूप से इस एक्ट को शामिल किया गया है, तो इसको हम बहुत ही संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे। इस एक्ट के माध्यम से सबसे पहले भी इसको समझते हैं कि चूंकि इस एक्ट को अध्यादेश के माध्यम से लागू कर दिया गया था 21 फरवरी 2019 को और बाद में राष्ट्रपति की सहमति 31 जुलाई 2019 को इस एक्ट को मिली। 2019 का ये एक्ट क्रमांक 21 है। इसकी डेफिनेशन क्लॉज वगैरह यदि देखते हैं तो यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन क्लॉज में प्रमुख रूप से देखेंगे तो समुचित सरकार को यहाँ पर डिफाइन किया गया है धारा 2 धारा 1 में। फिर कंपनी का वही अर्थ माना गया है जो कंपनी अधिनियम 2013 में कंपनी का अर्थ बताया गया है। धारा 7 के तहत जो है तो आपका सक्षम प्राधिकारी बताया गया है। निरपेक्ष डिपॉजिट चूंकि प्रमुख रूप से ये अनरेगुलेटेड डिपॉजिट के लिए बना है तो यहाँ पर डिपॉजिट को स्पेसिफिक जो है तो धारा 2 धारा 4 में डिफाइन किया गया है। किसी भी प्रकार से यहाँ पर ब्याज बोनस लाभ के नाम पर यदि आप कोई डिपॉजिट यहाँ पर लेते हैं वो यहाँ पर डिपॉजिट के तहत माना जाएगा। यहाँ पर देखिएगा इस धारा में प्रमुख रूप से बेसिकली ये बताया गया है कि लीगल डिपॉजिट जो यहाँ पर नीचे बताया गया है कि इसके अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो जो लीगल डिपॉजिट लिया जाता है उसके अंतर्गत नहीं आता है और इलीगल वे में कोई भी डिपॉजिट लिया जाता है वो इसके अंतर्गत आता है। ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। निरपेक्षकर्ता डिपॉजिटर यानी कि जो निरपेक्ष करता है यानी डिपॉजिट करता है और यहाँ पर डिपॉजिट टेकर यानी कि जो डिपॉजिट लेता है वो यहाँ पर डिपॉजिट टेकर बताया गया है। कोई भी यहाँ पर कंपनी फर्म वगैरह यहाँ पर हो सकती है। फिर डेजिग्नेटेड न्यायालय के बारे में, अवैध न्यायालय के बारे में धारा 8 में बातचीत करता है। बीमाकर्ता को 2 सब क्लॉज 8 में डिफाइन किया गया है। बीमा अधिनियम 1938 के तहत जो बेसिकली व्यक्ति है वो बीमाकर्ता यहाँ पे कहलाता है। व्यक्ति शब्द को धारा 2 धारा 10 में बताया गया है। संपत्ति के अंतर्गत किसी भी प्रकार की मूर्त अमूर्त जंगम स्थावर संपत्ति आती है जिसे 2 में बताया गया है। और यहाँ पर चूंकि प्रमुख रूप से ये एक्ट जो विनियमित निरपेक्ष स्कीम यानी कि फर्स्ट शेड्यूल में आप देखेंगे वहाँ पर कौन कौन से डिपॉजिट जिसको रेगुलेटेड है उसको फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है और इसके बाद फर्स्ट शेड्यूल में छोड़ दिया जाए तो कोई भी किसी भी प्रकार का डिपॉजिट जो एक तरह से अवैध तरीके से लिया गया है वो बेसिकली जो है तो स्कीम या ठहराव स्कीम या अनुबंध या कोई भी संविदा जो है वो आपका अविनियमित निरपेक्ष स्कीम यानी कि अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम कहलाती है जो 217 में यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो इसका जो अध्याय 2 है वो किसी भी प्रकार से अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम को एक तरह से बैन करता है, पाबंदी लगाता है। तो इसका जो सबसे प्रमुख धारा है धारा 3 है यानी कि जो कहता है कि किसी प्रकार से भी आप अनियमित डिपॉजिट स्कीम को नहीं चलाओगे इस देश में, उस पर पाबंदी लगाने की बातचीत करता है। धारा 4 के अंतर्गत यहाँ पे कहता है कि यदि विनियमित निरपेक्ष स्कीम में कपट पूर्वक व्यक्तिगत यानी किसी प्रकार से कपट पूर्वक फ्रॉडेंटली जो है तो कोई डिफॉल्ट किया गया है किसी भी पक्षकार के साथ निरपेक्ष की कोई भी डिपॉजिट की मैच्योरिटी पर, तो धारा 4 के तहत दोषी बनाया जाएगा। और यहाँ पर इस प्रकार से अनियमित जमा निरपेक्ष में किसी प्रकार से किसी को सदोष यानी कि रॉन्गफुली इंड्यूस किया गया है, प्रेरित किया गया है कि आप इस प्रकार के गलत स्कीम में पैसे लगाएं, तो ऐसी दशा में जो ऐसा करता है उसको धारा 5 के तहत जो है तो वहाँ पर उस कार्य को गलत बताया गया है, अपराध बताया गया है। और यहाँ पर बताया गया धारा 6 में कि कुछ निरपेक्ष जो है वो अनियमित निरपेक्ष स्कीम होंगे और अनियमित निरपेक्ष स्कीम जितने भी बताए गए हैं यानी कि कोई भी इनामी चिट फंड या धन परिचालन कोई भी ऐसा स्कीम है जो धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम 1978 के तहत
जो भी स्कीम बताई गई है उसको यहाँ पर अविनियमित निवेश स्कीम के तहत रखा गया है। तो ये आपकी धारा 3 से 5, 6 तक यहाँ पे बातचीत करती है। अगला इसका अध्याय है अध्याय 3, जो प्राधिकारी के बारे में बातचीत करता है। तो सक्षम प्राधिकारी के बारे में यदि बातचीत करें तो सक्षम प्राधिकारी को धारा 7 में डिफाइन किया गया है। धारा 7 को यदि प्रमुख रूप से आप देखते हैं तो यहाँ पे कहता है कि सरकार के सचिव पंक्ति के अनिम्न एक या अधिक अधिकारी जिसको अधिसूचना द्वारा, यानी सचिव पंक्ति का अधिकारी, ठीक है, सरकार का जो है तो सचिव पंक्ति का जो अधिकारी है बेसिकली वो सक्षम प्राधिकारी यहाँ पे कहलाएगा। इसकी धारा 8 में जो है आपका, अच्छा इसमें एक और चीज ध्यान रखिएगा कि जो सक्षम प्राधिकारी होता है तो सक्षम प्राधिकारी को जनरली सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं, ठीक है। सचिव पंक्ति का अधिकारी जिसको सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं, ये बेसिकली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सक्षम प्राधिकारी कहलाएगा। इसके बाद इसकी धारा 8 में देखेंगे अवैध न्यायालय। तो अवैध न्यायालय यानी कि समुचित सरकार, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। समुचित सरकार जो है, समुचित जो सरकार है, ये हाई कोर्ट उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति के बाद यहाँ पर किसी भी जिला या सेशन न्यायाधीश या अपर या जिला सेशन न्यायाधीश को अवैध न्यायालय के तौर पर नियुक्त कर सकती है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अवैध न्यायालय चूंकि एक तरह से किसी मामले का, किसी अपराध का विचारण कर रहे हैं तो ये दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शक्तियों को रखेंगे, सीआरपीसी के तहत शक्तियों को अवैध न्यायालय यहाँ पे रखेंगे। ये प्रमुख रूप से आपकी धारा 3 कहती है। धारा 4 में देखेंगे तो निरपेक्ष लेने वालों के संबंध में सूचना। धारा 9 के तहत केंद्रीय डेटाबेस में ऐसी डिपॉजिट स्कीम के बारे में जानकारी होगी जो अनरेगुलेटेड तौर पर इस देश में चल रही हैं, ये धारा 9 यहाँ पे कहता है। और साथ में यहाँ पर धारा 10 के बारे में कहता है कि कोई भी निरपेक्ष लेने वाला, डिपॉजिट टेकर, अपने व्यापार की सूचना इस पर्टिकुलर प्राधिकारी को देगा। और यदि यहाँ पर प्राधिकारी को, सक्षम प्राधिकारी को लगता है कि कोई भी निरपेक्ष लेने वाला व्यक्ति अविनियमित अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम के तहत डिपॉजिट ले रहा है तो फिर उसको बोलेगा कि आप आवश्यक विशिष्टियाँ यहाँ पर दो। और जब ये विशिष्टियाँ, वो जो जानकारी, वो जो डाटा, वो जो आंकड़ा यहाँ पर निरपेक्ष लेने वाला जब दिया जाता है तो इस डाटे का सक्षम प्राधिकारी द्वारा सीबीआई, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के साथ जो है तो साझा किया जाएगा, ताकि सीबीआई आवश्यक जांच करके इस बात का पता लगा सके कि क्या कोई इस प्रकार से अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम तो नहीं चला रहा है। ये आपका प्रमुख रूप से धारा 11 कहता है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर, चूंकि ये एक्ट अनरेगुलेटेड डिपॉजिट को थोड़ा सा प्रायोरिटी पे रखता है, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो मान लीजिए किसी भी व्यक्तियों के द्वारा या किसी कंपनी के द्वारा अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम लिया गया है और वो कंपनियां समाप्त हो रही हैं, बाइंड अप हो रही हैं, तो उस कंपनियों को बेचने के बाद जो पैसा रिकवर होगा उस पैसे से सबसे पहले जो डिपॉजिटर हैं उनको पैसा, उनके क्लेम को प्रोविता दी जाएगी, यानी उनको दावे के तौर पर उनको जो पैसा उनका जो गलत तरीके से लिया गया पहले उनका पैसा चुकाया जाएगा, उसके बाद बाकी दूसरे जो है तो वसूली धन जो है तो चुकाए जाएंगे, वसूली धन चुकाए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कुर्की को भी यहाँ पर अधिमान यानी कि प्रेफरेंस देने की बातचीत यहाँ पे धारा 13 के तहत यहाँ पे कहता है कि किसी भी प्रकार दावों की सीमा तक जो है तो पूर्विकता, यानी कि पहले प्रयास किया जाएगा कि उतनी संपत्ति कुल कर ली जाए कि जितने भी जो डिपॉजिटर हैं उनके जो क्लेम है उनका समायोजन हो जाए, उसके बाद तक यहाँ पे बातचीत करता है। संपत्ति कुल की विक्रय की पुष्टि के लिए कोई भी आवेदन धारा आपका 14 के तहत यहाँ पे लगाया जाएगा और अवैध न्यायालय जो है आपका न्यायालय द्वारा कुर्की की पुष्टि यहाँ पर की जाएगी। ये प्रमुख की यहाँ पे कुछ धाराएं हैं। कुर्की के बदले आप समुदाय भी कर सकते हैं, किसी व्यक्ति है जो गलत तरीके से डिपॉजिट टेकर है तो उसको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि यदि वो कहता है कि भाई मैं अपनी संपत्ति कुर्क नहीं करवाना चाहता हूँ तो ठीक है, आप उस संपत्ति का मार्केट वैल्यू के बराबर पैसा दे दीजिए सरकार को, तो सरकार आपकी संपत्ति कुर्क नहीं करेगी। यही कुछ प्रमुख धाराएं यहाँ पे कहता है। इस अधिनियम की सबसे प्रमुख जो धारा है वो आपकी सेक्शन 90 है। तो ध्यान रखिएगा कि डेजिग्नेटेड न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय से व्यथित व्यक्ति यहाँ पर हाई कोर्ट में अपील कर सकता है 60 दिन के अंदर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सक्षम प्राधिकारी को भी लगता है
कि रेजिस्ट्रेटेड कोर्ट ने, अभिज्ञ न्यायालय ने कुछ गलत डिसीजन दिया है तो वह भी जो है तो यहाँ पर हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। और साथ में धारा 20 में सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे मामला अंतरित करने की शक्ति दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर किसी भी मामले को अंतरित कर सकता है। तो ये अध्याय 6 अपराध और दंड के बारे में यानी कि ऑफेंस और पनिशमेंट के बारे में बातचीत करता है। इसकी जो धारा 21 आप देखते हैं तो ये कहता है धारा 3 के उल्लंघन में, यानी कि धारा 3 में जो बैन किया गया है किसी प्रकार की डिपॉजिट स्कीम को, यदि उसका कोई उल्लंघन करता है, यानी कि किसी को से भी निवेश की उसको एक तरह से उसको एक्साइट करता है, उसको निवेश के लिए किसी व्यक्ति को इच्छा करता है कि आप निवेश करो, उसको इंड्यूस करता है, सॉलिसिट शब्द वहाँ पे यूज़ किया गया है। तो ऐसी कंडीशन में 1 वर्ष तक का कारावास जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा, जुर्माना जो 2 लाख रुपए से कम नहीं हुआ किंतु 10 लाख रुपए तक का हो सकेगा, यहाँ पे पहला कहता है। धारा 3 के उल्लंघन में यदि कोई व्यक्ति निवेश को स्वीकार करता है तो यहाँ पर कारावास 2 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु 7 वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माना 3 लाख रुपए से कम नहीं होगा किंतु 10 लाख रुपए तक का हो सकेगा। इसी प्रकार यदि धारा 3 के उल्लंघन में निवेश को स्वीकार करता है और यहाँ पर कपटपूर्ण व्यतिक्रम करता है निवेश को स्वीकार करने के साथ साथ, तो फिर ऐसे कंडीशन में 3 वर्ष से कम यहाँ पे कारावास नहीं होगा जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माना जो 5 लाख से कम नहीं होगा, जो यहाँ पर जो भी अनियमित यानी कि अनरेगुलेटेड निवेश यहाँ पर किया गया है उसकी जो सकल राशि है उसकी दुगनी तक, यानी कि अनरेगुलर डिपॉजिट स्कीम के तहत जो राशि इकट्ठा की गई है उसके दुगनी राशि तक यहाँ पर जुर्माना लगाया जा सकता है। ये आपका धारा 21 के क्लॉज 3 में कहता है। तो धारा 4 के उल्लंघन में यदि कोई भी व्यक्ति विनियमित निवेश स्कीम को कपटपूर्ण व्यतिक्रम करता है तो ऐसी कंडीशन में 7 वर्ष कारावास कितना हो सकेगा, 7 वर्ष, और जुर्माना 5 लाख से कम नहीं होगा किंतु 25 करोड़ रुपए तक हो सकता है। और साथ में ये बताया गया है कि कपटपूर्ण व्यतिक्रम के द्वारा आप कोई भी निवेश को यदि प्राप्त करते हो उस प्राप्त की रकम का 3 गुना तक यहाँ पे जुर्माना हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 25 करोड़ और 3 गुना राशि में जो अधिक राशि होगी उस राशि तक यहाँ पर जुर्माना लगाया जा सकता है, ये धारा 22 आपकी कहता है। धारा 23 में कहता है कि धारा 5 के तहत यदि आप किसी को सदोष उत्प्रेरित करते हो किसी भी प्रकार के अनरेगुलेटेड जमा में पैसे लगाने के लिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 वर्ष से कम नहीं हो किंतु 5 वर्ष तक कारावास होगा, और जुर्माना जो 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा। यहाँ पे धारा 24 ये कहता है कि धारा 26 को छोड़ दिया जाए, बाकी किसी धारा के तहत कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के तहत पुनः अपराध करता है तो उसको सजा 5 वर्ष से कम नहीं दिया जाएगा जो बढ़ के 10 वर्ष तक हो सकेगा, और जुर्माना 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा जो बढ़ करके 50 करोड़ रुपए तक का हो सकेगा। सबसे ज़्यादा जो जुर्माना लगाने की बातचीत है वो धारा 24 में आपकी यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद धारा 26 देखेंगे तो धारा 10 के तहत यदि किसी व्यक्ति को ये ड्यूटी दी गई है कि आप अपने कारोबार की सूचना दोगे और वो अपनी ड्यूटी का पालन नहीं करता है, असफल रहता है, तो 5 लाख रुपए तक का जुर्माना उसके ऊपर लगाया जा सकता है, ये धारा 26 कहता है। धारा 27 कहता है कि इस अधिनियम के तहत जितने भी अपराध का संज्ञान है वो न्यायालय द्वारा, अवैध न्यायालय द्वारा परिवाद के माध्यम से यहाँ पर लिया जाएगा। यहाँ पे अध्याय 7 की बातचीत करते हैं तो अध्याय 7 कहता है कि इस अधिनियम के तहत जितने भी अपराध हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 2 धाराओं के तहत, धारा 22 और 26 के सिवाय प्रत्येक अपराध संज्ञेय और अजमानती होंगे। 2 धाराओं को यानी कि 22 और 26 के तहत अपराध को संज्ञेय अजमानती नहीं बोला है, बाकी सभी अपराधों को संज्ञेय और अजमानती यानी कि कॉग्निजेबल नॉन वेलेबल यहाँ पे कहता है। बाद में यहाँ पे अगली चीज कहता है कि सक्षम प्राधिकारी यहाँ पे अपराधों की सूचना यहाँ पर देंगे। फिर धारा 30 में कहता है कि सक्षम प्राधिकारी यहाँ पर अपराधों की सूचना किसको देंगे, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को देंगे, और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अपराधों का इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है, ये चीज यहाँ पे कहता है। धारा 31 के तहत यहाँ पे कहता है कि बिना वारंट के प्रवेश, तलाशी और ग्रहण की शक्ति। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो थाना प्रभारी है, किसी भी थाने का थाना प्रभारी पुलिस अधीक्षक, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के लिखित प्राधिकार पर वह किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकता है, तलाशी ले सकता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि प्रवेश, तलाशी वगैरह की जो शक्तियाँ हैं वो केवल दिन में ही प्रयोग किया जाएगा, रात में इन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यदि रात में शक्तियों का प्रयोग तभी किया जाएगा जब लगता है लिखित
लिखित प्राधिकार के द्वारा यहाँ पे आदेश प्राप्त करेगा कि यदि रात में तलाशी नहीं ली गई तो हो सकता है कि आवश्यक साक्ष्य नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे रात में तलाशी का आदेश यहाँ पे कर सकता है। तलाशी के दौरान बैंक संबंधी दस्तावेजों को भी आप यहाँ पे सीज कर सकते हो, जब्त कर सकते हो, लेकिन इन सभी दस्तावेज को आप मैक्सिमम 13 डेज तक ही अपने पास रोक के रख सकते हो। यदि कोई अधिकारी लिखित में कोई सूचना प्राप्त करता है कि किस आधार पे वो तलाशी या विग्रहण कर रहा है, इसकी सूचना 72 घंटे के अंदर अवैध न्यायालय को यहाँ पर दी जाएगी। और यदि कोई भी मकान का स्वामी या कोई भी संपत्ति का अधिभोगी चाहता है ऐसी सूचना प्राप्त करना, तो वो न्यायालय से निःशुल्क सूचना प्राप्त कर सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे धारा 32 कहता है कि इस अधिनियम के तहत अवैध न्यायालय जितनी भी कार्रवाइयाँ करेगा उसमें CRPC का पालन करेगा। ये यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बातचीत है। इसका जो अंतिम अध्याय है कुछ बची कुची बातचीत करता है, तो यहाँ पे देखेंगे धारा 33 जो कहता है कि अनियमित निवेश स्कीम के विज्ञापन का प्रकाशन, यानी कि जनता को इस बात की जानकारी देने के लिए कौन कौन सी उनके आसपास अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम चल रही हैं, विज्ञापनों के माध्यम से इसकी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव रहेगा, यानी कि सभी विधियों पर ये ऊपर रहेगी और यहाँ पर अन्य विधियों को किसी प्रकार से वर्जित नहीं करेगी, यानी अन्य विधियाँ भी इसके साथ साथ लागू की जा सकती हैं। 36 में सद्भावना पूर्वक कार्यवाही के लिए संरक्षण लोक सेवकों को दिया गया है। 37 में केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति बताई गई है। 38 में राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति बताई गई है। धारा 40 के तहत कहती है केंद्र सरकार प्रथम अनुसूची को संशोधित कर सकता है। प्रथम अनुसूची जहां पर ये बताया गया है कि कौन कौन सी डिपॉजिट स्कीम आपकी रेगुलेटेड है, तो उसको कौन बदल सकता है, उसको केंद्र सरकार जब चाहे बदल सकता है, ये चीज यहाँ पे कहता है। धारा 41 भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो कहता है कारोबार के सामान्य अनुक्रम पे यदि कोई डिपॉजिट यहाँ पर किया गया है उनको यह अधिनियम लागू नहीं होता है, यानी कि कारोबार के सामान्य अनुक्रम में किए गए डिपॉजिट निरपेक्ष को यह अधिनियम लागू नहीं होता है। कठिनाइयों को 3 साल के अंदर दूर करने का प्रयास किया जाता है और जैसे ही यह अधिनियम लागू हो गया तो इसके पहले 2 अध्यादेश जिसके द्वारा इस अधिनियम को शुरुआत में लागू किया गया था वो प्रभाव से समाप्त हो जाएगा। तो अविनियमित निवेश स्कीम को मैंने बहुत ही संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगेगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक, किसी नए लेक्चर के साथ, किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।